आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के साइंस सब्जेक्ट के अध्याय 2 को एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें अध्याय 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं। एसिड, अम्ल। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका जो अर्थ है खट्टा होता है। यह स्वाद में एसिड खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये हमारे पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनका जलीय विलयन H+ आयन देता है। अब हम प्रबल अम्लों की बात कर लेते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? HCl एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है और HNO3 भी एक प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो CH3COOH, यह भी एक दुर्बल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल है। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो निम्नलिखित जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि अल्प मात्रा में पानी होता है, अल्प मात्रा में पानी होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अल्प मात्रा अम्ल की होती है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोलते हैं। क्षारक या क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उदाहरण यह है OH+ आयन देता है। क्या? OH- आयन देता है क्षार। क्षार प्रबल क्षारक कौन से? NaOH, KOH, Ca कोष्टक में OH होल्टोइस। दुर्बल क्षार NaOH, NH4OH, अमोनियम ऑक्साइड, यह क्या है? दुर्बल क्षार है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण, लवण अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से प्राप्त होते हैं, जैसे NaCl, KCl, पोटेशियम Cl। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाने पर इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार, वैसे तो संसूचक बहुत से प्रकार के माने गए, परंतु सामान्य प्रकार के इस प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक संसूचक, वे संसूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसे प्राकृतिक स्रोत या संसूचक कहते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, फूलगोभी आदि। लिटमस 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 विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब यह ना तो विलयन होता है और ना ही क्षारकीय होता है, इसका रंग बैंगनी होता है। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीले एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसूचक है, यह पीला रंग होता है। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब किसी हम सफेद कपड़े पर या सब्जी के दाग लग जाता है और जब इसे साबुन से धोते हैं तो यह धब्बे के रूप में भूरा या लाल पड़ जाता है। अम्लों के साथ हल्दी के कई रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षारक के साथ इसका अम्ल भूरा या लाल हो जाता है। संश्लेषित संकुचक किसे बोलते हैं? संसूचक वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं अपितु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन आदि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है। थर्ड होता है हमारा गंधीय सूचक, यानी गंध के माध्यम से ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारकीय
माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग आदि। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक अनेक संसूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल्फ्थालीन आदि जैसे संसूचक का उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु यह सार्वत्रिक संसूचक का प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ उनकी प्रबलता की माध्यम का माप भी बताता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में हमने बात की थी लिटमस पेपर की, लाल, पत्ता गोभी का रस, हल्दी और हाइड्रोजिया के फूल का रस, जिसमें से रंग या गंध में परिवर्तन होता है। तो लाल लिटमस पेपर को जब हम मिलाते हैं तो यह नीला हो जाता है, और लाल फूल गोभी का रस, पत्ता गोभी का रस, तो यह लाल से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यह लाल हो जाएगा, और क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हल्दी, हल्दी की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षार के साथ क्रिया कराने पर यह लाल हो जाता है। हाइड्रोजेसिया का फूल, तो यह अम्ल के साथ क्रिया कराने पर नीला हो जाता है, और क्षार के साथ क्रिया कराने पर गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक की बात करें हम तो फेनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। फेनोल्फ्थालीन की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर रंगहीन होता है, जबकि क्षार के साथ क्रिया कराने पर गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लाल रंग उपस्थित हो जाता है, जबकि क्षार के साथ क्रिया कराने पर पीला रंग उपस्थित होता है। अब यदि हम गंधीय सूचक की बात करते हैं तो प्याज का रस, यह इसकी तीक्ष्ण गंध होती है, यानी कि अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो तीक्ष्ण गंध होती है, और क्षारक के साथ क्रिया करेंगे तो कोई गंध नहीं होती। वेनिला की बात करते हैं तो वेनिला में जो अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे परिवर्तन होगा तो वह समान गंध होगा, समान यानी तीक्ष्ण होगी, और क्षार के साथ परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लौंग के तेल की बात करें तो यह समान गंध रहती है अम्ल के साथ, और क्षार के साथ कोई गंध नहीं रहती है। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, अब धातुओं से क्रिया करने पर अम्ल किस प्रकार की व्यवहारता को दर्शाता है, और अम्ल के क्षार के साथ क्रिया करने पर किस तरह से दर्शाता है, इनको हम देखेंगे। जब अम्ल की धातु से क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्षार की धातु के साथ क्रिया कराने पर लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इन दोनों ही स्थितियों में हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना होता है, और लवण कंपलसरी इसमें बन रहा है। जैसे यदि हम अम्ल हाइड्रोलिक क्लोराइड को लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को लेते हैं, और जिसकी जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होती है। यदि हम सेम क्रिया इस क्षारक के साथ कराते हैं, जब हम NaOH की क्रिया जिंक से करा रहे हैं तो हमें क्या बनता है, जिंक सोडियम जिंकेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पॉप टेस्ट किसे कहते हैं? पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो वह पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। तथा धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ तथा क्षार के साथ कराई जाती है। यह पेपर में पूछा जा सकता है पॉप टेस्ट किसे कहते हैं, और यह पॉप टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो यह हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम यानी किसी परख नली के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं, यदि वहां पर हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है तो हमें पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, इसे हम पॉप टेस्ट कहते हैं। यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ होती है, क्योंकि दोनों ही हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब यदि हम अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएं तो हमें क्या, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। जब हम NaCl की क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, और NaCl नमक प्राप्त होता है। साथ ही में
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। अब सेम कंडीशन हम अम्ल के साथ कराते हैं। अम्ल के साथ कराने पर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहा है HCl बना, HCl सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, कार्बोनेट NaHCO3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है जो गैसीय अवस्था में है, और हमें लिक्विड अवस्था में H2O प्राप्त हो रहा है। अब CO2 की हम जांच करते हैं, तो CO2 की जांच करते हैं तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी का रंग क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि अभी टेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, यदि बुझा हुआ चूना रहता है। बेसिकली आपने घर में किया होगा कि जब हम दीपावली के समय पर चूने को में पानी डालते हैं, चूने में पानी डालते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वह उबलने लगता है, तेज बुलबुले वहां पर देखने को मिलते हैं और बहुत ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस समय क्या कार्बन डाई गैस उत्पन्न हो रही होती है, और वह हमारा जो मिश्रण बन जाता है वह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और साथ में क्या हमारे H2O प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है जो लिक्विड अवस्था में रहता है, और हमें एक प्रकार का सफेद अपक्षय प्राप्त होता है। अब हम आगे की बात करें, सफेद अपक्षय प्राप्त होता है यदि CO2 की मात्रा अधिक प्रवाहित करने पर। जब हम कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जल के साथ कराने पर तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। और जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया परस्पर कराते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया परस्पर कराते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिया, अम्ल ले लिया, यहाँ पर अम्ल लिया प्लस क्षार लिया, तो हमें क्या लवण प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। यदि हम उदासीनी अभिक्रिया की बात करते हैं, क्या उदासीनी अभिक्रिया की बात करते हैं तो जब हम देखते हैं जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है तो ये परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाते हैं तो दोनों ही क्या बराबर की रिएक्शन होती है, बराबर की रिएक्शन होती है तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो है उदासीन अभिक्रिया होती है, जिसे हम यानी कि नीचे के उदाहरणों से समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है NaOH प्रबल अम्ल है और HCl भी प्रबल अम्ल है। अब दोनों को हम यानी कि अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नमक प्राप्त हो रहा है प्लस जल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो NaOH था सोडियम हाइड्रोक्साइड वह भी प्रबल था, और हाइड्रोजन जो हमारे पास HCl था यह भी प्रबल अम्ल था। अब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें क्या अम्लीय जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय प्राप्त होगा, क्योंकि अम्ल क्या है, प्रबल है, अम्ल में सबसे ज्यादा ताकत है। प्रबल अम्ल की बात करते हैं हम तो यहाँ अम्लीय लवण प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करते हैं तो हमें क्षारीय विलयन प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। अब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाते हैं तो हमें उदासीनी विलयन क्या होता है, प्राप्त होता है। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार को मिलाते हैं, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिलाते हैं तो हमें क्या उदासीन लवण प्लस जल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अभिक्रिया। जब हम धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की हमने अम्ल के साथ HCl के साथ क्रिया कराई तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, साथ दोनों ही स्थिति में क्या कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। कैल्शियम क्लोराइड बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि वे ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड उदाहरण दिए। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या लवण प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। किस तरह, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है यहाँ पर, और प्लस क्या होता है, हमें जल प्राप्त होता है। अब सेम कंडीशन हम नीचे देख लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति में अम्लीय होती है तथा यह विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। अब अम्ल की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो अम्ल की अभिक्रिया प्लस धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर धातु कार्बोनेट बनता है प्लस लवण बनता है, कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है और जल बनता है। तथा अब अम्ल की क्रिया हम धातु के साथ कराते हैं तो यहाँ पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब अम्ल की क्रिया अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और गैस जल उत्पन्न होता है। क्षार के साथ कराते हैं अम्ल की क्रिया तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु के साथ कराते हैं। अब हम क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्षार की किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो क्षारों की अभिक्रिया क्या है कि क्षार के साथ हम धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या लवण बनाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कार्बोनेट की क्रिया हम क्षार की क्रिया कार्बोनेट धातु कार्बोनेट साथ क्रिया कराएंगे तो क्या कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब क्षार की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर भी कोई क्रिया नहीं होती है। क्षार की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हमें लवण और क्या होता है, जल प्राप्त होता है। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और जो रहता है अम्ल व क्षारक में क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो अम्ल हमेशा H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक हमेशा OH आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है और जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH आयन में प्रति आयतन इकाई की कमी हो जाती है। क्षार या अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में से प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन, जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन हमारे पास है और H2 हमारे पास है, जब इसमें जल मिलाते हैं, हाइड्रोजन में जल मिलाते हैं तो H3O प्लस आयन क्या होता है, बनता है। अब HCl की क्रिया हम क्या करा रहे हैं, HCl की क्रिया जल से करा रहे हैं। HCl प्लस H2O की क्रिया हम जल से करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या तनुकृत हो जाता है, H3O बना लेता है प्लस इसमें से Cl माइनस रिमूव हो जाता है। Cl माइनस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन उपस्थित करता है। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या OH आयन उपस्थित करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, NaOH की क्रिया H2O के साथ कराते हैं। क्या NaOH की क्रिया H2O के साथ करा रहे हैं, H2O के साथ करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है कि Na यानी सोडियम प्राप्त हो रहा है, सोडियम प्लस आयन, और NaOH क्या ये विखंडन कर दे रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम कराते हैं H2O से तो मैग्नीशियम आयन अलग हो जाता है प्लस OH आयन अलग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। अब यदि हम सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जितने भी क्षार होते हैं सभी प्रकार के जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ये सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाने पर
बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में नहीं मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अम्ल में डायरेक्ट जल मिलाना नहीं चाहिए, और यह एक में क्रॉस का सिंबल दिया है, और यहाँ पर दिया है कि अम्ल में, जब हम जल में अम्ल मिला सकते हैं, क्या जल में अम्ल मिला सकते हैं, पर एकदम से हम क्या अम्ल है हमारे पास और हम उसमें एकदम से जल नहीं मिला सकते। यह कौन सी जल मिलाने की गलत प्रोसेस है। साद्र अम्ल में जल मिलाने पर, साद्र अम्ल है हमारे पास, उसमें जल मिलाने पर यह क्या अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और जिससे हम जल भी सकते हैं, और यह असंतुलित होकर बाहर आ सकती है और आप जल भी सकते हैं। इस कारण यह अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, यानी जिस पात्र में हम रख रहे हैं वह पात्र भी टूट सकता है। इसलिए हम क्या जल में अम्ल को मिलाते हैं, ना कि अम्ल में जल को। और जल को अम्ल में डालने से पहले क्या मिश्रण असफलित होकर बाहर आ जाता है। स्थानीय ताप के कारण पात्र टूट भी सकता है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच में पी पोसांस, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अगर शक्ति। पीएच 7 जो आता है वह उदासीन होता है, जिसे हम यानी कि नॉर्मल वाटर का पीएच मान बोलते हैं। और 7 से क्या नीचे को हम अम्लीय विलयन अम्लीय कहते हैं, और 7 से ऊपर को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय। अब यह इस जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं, पीएच स्केल की, तो 0 से 14 तक का पीएच मान पीएच स्केल की सांद्रता को दर्शाता है, जिसमें हम HCl H2SO4 की बात करें तो यह क्या हो जाते हैं? दुर्बल अम्ल। जब हम नीचे की ओर जिनकी सांद्रता पर जाते हैं तो CHCOOH या H2CO3, तो यह क्या हो जाता है? प्रबल अम्ल हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलेगी, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब यानी कि जब हम प्रवृत्ति की बात करते हैं, क्या 7 से ऊपर की ओर जाते हैं, 7 से ऊपर की ओर जाते हैं, 7 से 0 की ओर, तो क्या अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती हुई जा रही है। और यहाँ पर 7 से आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी प्रवृत्ति क्या है? बढ़ रही है, यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता भी बढ़ती जा रही है और OH की सांद्रता में इधर कमी होती जा रही है। इसलिए जहां से बढ़ती जा रही है वहां पर क्या हो जाता है? परिवर्तन होने लगता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। पौधे एवं पशु पीएच के लिए प्रतिसंवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच की परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वह कौन सी कहलाती है वर्षा? वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पेपर में यह क्वेश्चन आ सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, 2 अंकों के प्रश्न में। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो अच्छी उपज के लिए, क्या अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यह किसी स्थान की मिट्टी की उपज कम या अधिक हो सकती है तो किसान उसे आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है? हमारा उदर में क्या है, जो उदर होता है हमारे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। पाचक अपच की स्थिति में उदर अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में जलन, पेट दर्द का अनुभव होता है। इस दर्द के मुक्त होने पर हम एंटासिड जिसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो उदासीन कर देता है। अम्ल की अधिक मात्रा का उपयोग उदासीन जैसे मिल्क मैग्नीशिया में किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने के कारण हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 दशमलव होता है तो यह क्या इन धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं।
दांतों का एनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की लार का पीएच 5.5 होने पर ये संचारित होने लगता है और धीरे धीरे क्या हो जाए, नष्ट होने लगता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक प्रकार का अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन, दर्द का अनुभव होता है। डंक के मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करके हमें आराम मिलता है। नेटल के डंक के बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ा जाता है, बाल से मेथनोइक अम्ल छोड़ा जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा जलने लगती है, दर्द का अनुभव होता है, और इसके इलाज के लिए डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब हम लोग अम्लों का पीएच के मान की बात करते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास जो यानी पीएच मान प्राप्त होता है वह 7 होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे क्या जो पीएच मान होता है वह 7 के बीच होता है, लगभग 7 के बीच। जैसे NaCl प्रबल प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं, तो क्षारीय लवण प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास कुछ रसायन है, साधारण नमक रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजनरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारे पेपर में ये जो हमारे 5 पॉइंट दिए गए हैं, ये मोस्ट IMP है। इनके ऊपर से टिप्पणी लिखी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस तरह उपयोग किया जा सकता है, तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर ले। सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है। किसको गर्म करने पर जलीय विलयन कर रहे हैं विद्युत में, हम सोडियम क्लोराइड का, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। यह देखिए कि इसमें हम सोडियम क्लोराइड को ले रहे हैं और इसमें विद्युत प्रवाह कर रहे हैं। यह क्लोर क्षार अभिक्रिया का ही उदाहरण है। एक सिरे पर हम एनोड तथा दूसरे सिरे पर कैथोड है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। विजरंजक चूर्ण को हम बूझे हुए चूना भी कहते हैं। यह क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या होता है, विजरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। सूती लिग्निन बनाने विजरंजन के लिए किया जाता है। कागज फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरेचन के लिए किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए इस रोगनाशक का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaCl की H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCO3। बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंचारक क्षार है। खाना पकाते समय इसका विभिन्न अभिक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, प्लस हाइड्रोजन जल प्राप्त होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके उपयोग हैं बेकिंग सोडा बनाने में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी, केक, खमीर उड़ जाते हैं तथा इससे मुलायम स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का संगठक होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल जो आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। धोने का सोडा, धावन सोडा जिसे हम कहते हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 3 into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट ने के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट की 10H2O के साथ क्रिया कराने पर हमें सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O प्राप्त होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरॉक्स उत्पादन में किया जाता है। घरों की साफ सफाई, जल की कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमेटाइटेट या अर्धहाइड्रेट पीओपी बनाता है। यह एक सफेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर जिप्सम बनकर ठोस आकार प्रदान करता है। CaSO4 प्लस 1/2 H2OSO4, यहाँ इसकी हम अभिक्रिया 1/2 H2O के साथ कराते हैं तो CaSO4 प्लस 2H2O प्राप्त होता है जिप्सम। इसका उपयोग पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, सतह को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। खिलौने बनाने में जो सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र में जल में निहित अणुओं की मात्रा को क्रिस्टलन कहते हैं। इस उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O का जल में 5 अणु होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O में 10 अणु हैं जल के। इसी तरह सोडियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टलन में 2 अणु हैं जल के। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय।